प्राचीन चंद्रपुरी राज्य में एक अनुशासित एवं प्रजावत्सल राजा वैभव राज हुए। वैभव राज का राज्य हर तरह से खुशहाल राज्य था। वैभव राज के दरबारी विद्वानों में एक विद्वान विशंभर थे, जो अत्यंत प्रचंड विद्वान थे। राज दरबार में उनका कद राजा के बाद सबसे बड़ा होता था। राजा का सेनापति चक्रधर थे, जो युद्ध कला में प्रखर थे एवं कुशल रणनीतिज्ञ थे। शाही परिवार में रानी तारामती थीं, जो राजा की हर संभव राजकाज में सहायता करती थीं। प्रतिदिन राज दरबार में राजा प्रजा की समस्याओं का निपटारा करते थे और तारामती हर संभव अपने विचारों से राजा की सहायता करती। हर प्रकार से वैभव राज का राज्य संपन्न था। बस कमी एक थी कि वैभव राज के कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी जब राजा के कोई संतान नहीं हुई, तो राज परिवार के साथ साथ प्रजा को भी चिंता होने लगी। राजगद्दी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सवाल अक्सर राजा और रानी को चिंतित करता था। लेकिन रानी तारामती हमेशा राजा को यह कहकर ढांढस बंधाती कि जब तक हम हैं, प्रजा को कोई समस्या नहीं होने देंगे और फिर भगवान हमारे साथ इतना गलत नहीं करेगा। आप बस सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। रानी की बात वैभवराज मान लेता था, मगर फिर भी प्रजा की चिंता में वो हमेशा उदास रहता कि मेरे बाद प्रजा को कौन संभालेगा। पड़ोसी राजा, जो कि एक क्रूर शासक था, वो हमेशा ही चंद्रपुरी पर राज करने का सपना देखता रहता था। लेकिन चक्रधर की रणनीति और सेना के पराक्रम के सामने उसकी हिम्मत नहीं होती थी। चंद्रपुरी की सेना के बहादुरी के किस्से कोने कोने में फैले थे। एक तरफ चक्रधर और सेना का शौर्य था, तो दूसरी तरफ विशंभर का ज्ञान, जो राजा को हर समस्या से निपटने में बहुत सहायक थे। चक्रधर के एक पुत्र था, जिसको वो हमेशा सेना के शिविर में ले जाते और बहादुर सैनिकों के किस्से सुनाते तथा शस्त्र विधा सिखाते। चक्रधर का पुत्र कार्तिक जल्द ही शस्त्र विधा में पारंगत होता जा रहा था। अपने पिता के गुण वो बखूबी अपना रहा था। दरबारी विद्वान के भी एक पुत्र था, मार्तंड। मार्तंड भी अपने पिता की तरह बहुत बुद्धिमान था। विशंभर ने अपने पुत्र को शस्त्र विद्या सिखाने के बाद शास्त्र विद्या का अध्ययन करने काशी भेज दिया। संतान न होने के कारण राजा अकेले में अक्सर सोचता कि काश चक्रधर और विशंभर की तरह मेरा भी एक पुत्र होता, जिसको मैं हर तरह से हर विद्या में पारंगत करता और राज्य की खुशहाली के लिए उसे राजगद्दी पर बैठाता। राजा की ये उदासी सिर्फ तारामती ही दूर कर सकती थी, जो हमेशा करती भी थी। एक दिन विशंभर ने राजा को बताया कि विराटनगर में एक देवी है, जो सबकी मनोकामना पूरी करती है। आप वहाँ के राजा से अनुमति लेकर देवी के दर्शन कीजिए और प्रार्थना कीजिए। विशंभर की हर बात सच होती थी, तो राजा को उन पर पूरा भरोसा था। विराटनगर के राजा से अनुमति लेकर वैभवराज देवी की पूजा अर्चना करता है और मन्नत मांगता है। 1 वर्ष बाद राजा के जुड़वा संतान होती है, एक लड़का और एक लड़की। शाही परिवार और समस्त राज्य उल्लास से नाचने गाने लगे। आखिर राजा को संतान सुख जो मिल गया। राज्य में उत्सव सा मनाने लगे। शाही परिवार ने प्रजा के लिए शाही भोज का आयोजन किया। रानी तारामती और वैभवराज बहुत खुश थे। समय अब हंसी खुशी में व्यतीत होने लगा। राजकुमार विजयराज और राजकुमारी चंद्रावती समय के साथ साथ बढ़ने लगे और दोनों ही भाई बहन बहुत ही मेधावी निकले। बचपन में ही राजकुमार का शास्त्र से प्रति लगाव था, तो राजा ने विजयराज को आश्रम में अध्ययन के लिए भेजने का निर्णय किया। लेकिन रानी का मन बेटे से दूर होने की बात नहीं मान रहा था। राजा ने समझाया और विजयराज को आश्रम में अध्ययन के लिए भेजा, जहां विशंभर का पुत्र भी वहां पहले से ही शास्त्र अध्ययन कर रहा था। 7 वर्ष की उम्र में विजयराज काशी चला गया। राजकुमारी बचपन से ही शस्त्रों की शौकीन थी। जहां भी कटार, तलवार या धनुष देखती, उसे लेने के लिए रोने लगती, उनके साथ खेलती रहती। राजा ने सोचा कि राजकुमारी को योद्धा बनाया जाए। विजयराज जब अध्ययन करके वापस आएगा, तो अपनी बहन से जरूरी शस्त्र विद्या भी सीख लेगा। जिस व्यय में बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, उस व्यय में राजकुमारी तलवार, भाले, धनुष से खेलने लगी। वक्त बीत रहा था। उधर आश्रम में बिना एक दूसरे की पहचान के विशंभर का पुत्र और राजकुमार अच्छे दोस्त बन गए। आश्रम में सबकी पहचान गुप्त रखी जाती थी, ताकि किसी को एक दूसरे से कोई वैरभाव ना हो। इधर राजकुमारी धीरे धीरे अपने खेल को निपुणता में तब्दील करती गई। समय की रफ्तार से शाही परिवार की खुशियां बढ़ने लगी। राजकुमारी अब तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अध्ययन कर रही थी। भाई शास्त्र में तो बहन शस्त्र में निपुण होते जा रहे थे। कुछ अलग था, लेकिन वैभवराज खुश थे। वो चाहते थे कि राजकुमारी एक कुशल योद्धा बने।
राज्य में हर वर्ष एक प्रतियोगिता होती थी जिसमें निशानेबाजी और घुड़दौड़ होती थी। जो भी व्यक्ति 3 साल लगातार उसमें सफल होता था उसे सेनापति बना दिया जाता था। पहले वाले सेनापति को या तो कोई दूसरा पद मिलता या फिर उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता। चक्रधर पिछले 10 वर्षों से सेनापति था और वीरप्पा पिछले 2 सालों से उस प्रतियोगिता को जीत रहा था। वीरप्पा चक्रधर से ईर्ष्या रखता था। वीरप्पा सेना नायक था और एक कुशल योद्धा भी था। वीरप्पा को सेनापति पद चाहिए था। उधर चक्रधर अपनी देखरेख में राजकुमारी को निशानेबाजी और घुड़सवारी के गुर सिखा रहा था। चक्रधर ने राजकुमारी में साहस को कूट-कूट कर भर दिया था। चक्रधर चाहता था कि इस बार राजकुमारी इस प्रतियोगिता में भाग ले। हालांकि उम्र में बहुत कम थी, अन्य योद्धाओं के सामने वो कुछ नहीं थी, लेकिन चक्रधर को अपनी क्षमता और राजकुमारी के कौशल पर पूरा भरोसा था। साथ ही वो राजकुमारी के साहस को भी परखना चाहता था। पहले तो रानी इस बात पर नहीं मानी, लेकिन फिर राजा और चक्रधर के कहने पर वो मान गई। राजकुमारी तो पहले से ही तैयार थी। वो उत्सुक थी अपनी योग्यता को दिखाने के लिए। तय समय पर नगाड़े की नांद से मुनादी करवा दी और राज्य के योद्धा और कई प्रतियोगी शामिल हुए। प्रतियोगिता की शर्त थी कि राज्य का कोई भी नागरिक उसमें शामिल हो सकता था और जो व्यक्ति दोनों प्रतियोगिताओं में विजयी होगा वो ही विजेता माना जाता था। लगातार 3 वर्ष तक विजय प्राप्त करने वाले को सेनापति का पद मिलता था। बाकी एक प्रतियोगिता के विजेता को स्वर्ण मोहर भी मिलती थी। राज्य के विशाल मैदान में शामियाना सजा दिया गया, नगाड़े बजने लगे और विशाल प्रतियोगिता का आयोजन भव्य तरीके से होने वाला था। ऊंचे सिंहासन पर राजा और रानी बैठे थे। सामने योद्धाओं की पंक्ति के अंत में सुकुमारी राजकुमारी चंद्रावती धनुष लिए खड़ी थीं। सभी योद्धाओं ने प्रत्यंचा चढ़ा रखी थी। वीरप्पा ने सबसे पहले निशाना साधा, जो कि ठीक लक्ष्य पर लगा, जैसे कि सभी को उम्मीद थी। एक एक करके सभी योद्धाओं ने निशाने लगाए, लेकिन वीरप्पा के अलावा कोई भी लक्ष्य को भेदने में सफल नहीं हुआ। सबसे अंत में राजकुमारी चंद्रावती की बारी थी। रानी तारामती बहुत चिंतित थीं, लेकिन वैभवराज बहुत खुश थे। रानी के चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर वैभवराज ने रानी से पूछा, राजा प्रिय, आपके चेहरे पर चिंता की लकीर क्यों है? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। रानी, खुश कैसे महाराज? राजा, आज हमारी बेटी इतनी कम उम्र में भी इन महान योद्धाओं के साथ इतनी कठिन परीक्षा देने जा रही है। रानी, महाराज यही तो मेरी चिंता का कारण है। राजा, क्यों? इसमें आप चिंतित क्यों हो? रानी, महाराज राजकुमारी तो नादान है, अभी तो वो शस्त्र विद्या सीख रही है, उसे इतना ज्ञान भी नहीं है, कहीं हार गई तो? राजा, रानी साहिबा, यही तो फक्र की बात है कि इतने कुशल धनुर्धारियों में अपनी छोटी सी पुत्री का साहस तो देखिए आप। रानी, लेकिन महाराज यदि राजकुमारी का निशाना ठीक नहीं लगा तो? रानी साहिबा, आप नकारात्मक भाव मत लाइए, और रही बात निशाने की, तो मुझे भी पता है कि उसका निशाना भी उतना सटीक नहीं है, लेकिन इसमें चिंतित होने जैसा कुछ नहीं है। रानी, महाराज आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि यदि राजकुमारी का निशाना चूक गया तो शाही परिवार की तौहीन हो जाएगी। राजा, इसमें कैसी तौहीन? ये तो शाही परिवार के लिए गर्व का वक्त है। इतनी कम उम्र में राजकुमारी इतने कुशल योद्धाओं के बीच चुनौती के लिए तत्पर हैं। मेरा तो सीना फूला जा रहा है और आप चिंता जता रही हैं। रानी, महाराज लेकिन मेरा हृदय धड़क रहा है। राजा, आप तनिक भी चिंता ना करें, राजकुमारी के साहस से ही मैं खुश हूँ, यही मेरा इनाम है। आज मुझे तो फक्र है कि हमारी बेटी में इतना साहस है। सोचो आगे चलकर उसका ये साहस कितना बढ़ेगा। यदि आप इस तरह चिंतित होगी तो राजकुमारी का साहस टूट सकता है, तो आप व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए। जी महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक माँ के भाव हैं, उनको मैं कैसे रोकूं? राजा, आप अपनी आंख बंद कर लीजिए। फिर आदेशानुसार राजकुमारी की बारी आई। चंद्रावती ने अपने इष्ट को याद किया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। हवा की रफ्तार से तीर कमान से निकला और सीधा लक्ष्य को भेद गया। मैदान में उपस्थित सभी लोगों ने करतल ध्वनि से राजकुमारी के विजय का नांद किया। सेनापति चक्रधर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मैदान में अब तक गर्व से सीना ताने खड़े वीरप्पा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि इस व्यय में कोई नौसिखिया कैसे इस लक्ष्य को भेद सकता है। अब तक तो इस राज्य में कोई ऐसा नहीं था जो कि वीरप्पा से आगे निकल सके, लेकिन आज राजकुमारी ने वो कर दिखाया जिसका तो वीरप्पा ने सपने में भी नहीं सोचा था। सेनापति बनने का सपना टूटता हुआ देख वीरप्पा बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। राजा ने रानी की तरफ देखा तो रानी भी मुस्कुरा रही थी। संपूर्ण राज्य में पहली बार किसी औरत ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया
और विजेता भी बन गई। और राजकुमारी ये निशाना साधने वाली सबसे कम उम्र की भी थी, तो मंत्रीवर्ग का फैसला भी राजकुमारी को विजेता मानने का था। अब वीरप्पा और भी क्रोधित हो गया। वो राजकुमारी को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा, लेकिन अभी घुड़सवारी बाकी थी। वीरप्पा को विश्वास था कि घोड़े को संभालना तो राजकुमारी के बस की बात नहीं है। वीरप्पा सोच रहा था कि घुड़सवारी में जीतकर मैं अपनी इज्जत तो बचा ही लूंगा, लेकिन पद ना मिलने के आसार देखकर वीरप्पा को राजकुमारी से जलन होने लगी। चक्रधर के आदेश से यह कहलवाया गया कि दोपहर के खाने के पश्चात घुड़सवारी होगी, अतः सभी भोजन ग्रहण करके कुछ शामियाने में आराम कर सकते हो। लेकिन वीरप्पा को कहाँ भूख थी, वो कुछ अलग ही सोच रहा था। उधर राजकुमारी भी अपने घोड़े को सहला रही थी। दोपहर के समय जब सभी भोजन ले रहे थे और राजा भी अपने महल में चले गए थे, मैदान में सजे शामियाने में सिर्फ अब घुड़सवारी में भाग लेने वाले घुड़सवार ही मौजूद थे। तब दो इंसान ऐसे थे जिनको चैन नहीं आ रहा था। एक तो राजकुमारी, जो आज इतिहास रचना चाहती थी। इतनी कम वय में वो कर दिखाना चाहती थी जो शायद राज्य के किसी भी व्यक्ति ने नहीं सोचा था। निशानेबाजी में बाजी मारने के बाद अब राजकुमारी के हौसले और ऊंची उड़ान भरने लगे। दूसरी तरफ वीरप्पा को चैन इसलिए नहीं आ रहा था कि उसकी पद पाने की दौड़ में अब राजकुमारी एक बड़ा कांटा बन गई थी। हालांकि वीरप्पा ने निशाना सटीक लगाया था, मगर राजकुमारी ने विजय का ताज पहन लिया था। अब वीरप्पा के पास एक ही रास्ता था, वो था घुड़सवारी में विजय प्राप्त करना। और यदि ऐसा नहीं होता है तो वीरप्पा की पूरे राज्य में किरकिरी हो जाएगी। वो सेना में भी महत्व रखता था और यह उसे हर सैनिक की नजरों में गिराने वाली थी। लेकिन वीरप्पा किसी भी सूरत में हार मानने वाला नहीं था। किसी भी तरीके से वीरप्पा को घुड़दौड़ जीतनी थी। बस वीरप्पा सोच रहा था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन राजकुमारी जीत न सके। लालसा ने वीरप्पा को बागी बना दिया। अपने ही राज्य के राजकुमारी, जो शायद भविष्य में राज्य का सुनहरा भविष्य हो, लेकिन वीरप्पा की आंखों में चुभने वाला कांटा बन गई और वीरप्पा को किसी भी तरीके से वो कांटा निकालना था। वीरप्पा ने अपने 4-5 विश्वासी सैनिकों को बुलाया और उनके साथ मिलकर अपनी योजना बनाई। एक कुत्सित दिमाग में कुकृत्य ही जन्म लिया करते हैं। वीरप्पा ने राजकुमारी के घोड़े को दौड़ में गिराने की सोची। किसी भी तरीके से राजकुमारी या उसका घोड़ा गिर जाए तो वीरप्पा आगे निकल जाएगा। लेकिन भरे मैदान में यह सब होगा कैसे? योजना को किस तरह से सफल किया जाए? वीरप्पा और उसके साथी सैनिक सोचने लगे। समय उनके पास बहुत कम था। उधर इस कुत्सित मानसिकता से बेखबर राजकुमारी अपने घोड़े को सहला रही थी। राजकुमारी की बस एक ही चाहत थी कि उसके पिताजी की आंखों में उसके प्रति सदैव स्नेह और गर्व भरा रहे, और इसके लिए राजकुमारी को कुशल योद्धा बनना था। एक कुशल योद्धा को हथियार चलाने के साथ साथ घुड़सवारी भी आनी जरूरी है। हालांकि राजकुमारी को अच्छी घुड़सवारी आती थी, लेकिन शायद वीरप्पा के अनुभव के आगे वो कमजोर थी। लेकिन इन सब बातों से बेखबर राजकुमारी बस अपने आप से खुश थी और निश्चिंत होकर घुड़दौड़ का इंतजार कर रही थी। आखिर वीरप्पा ने अपनी एक सैनिक, जिसको घुड़सवारी आती थी, उसको समझाया कि तुम अपने घोड़े के साथ मैदान में उतर जाना और राजकुमारी के ठीक पास ही अपना घोड़ा रखना। जब दौड़ शुरू हो तो तुम्हें अपने घोड़े से राजकुमारी के घोड़े को टक्कर मारनी है। ध्यान रहे राजकुमारी तुमसे आगे ना निकल पाए और किसी भी तरीके से राजकुमारी के घोड़े को गिराना है। सैनिक ने कहा, हुजूर जैसा आपने कहा ठीक वैसा ही होगा, आप निश्चिंत रहिए, दौड़ आप ही जीतेंगे। राजकुमारी का घोड़ा बीच मैदान में गिर जाएगा। तय योजना के अनुरूप मैदान में शाम के समय घोड़े और सवार सजकर दौड़ के लिए तैयार थे। वीरप्पा का सैनिक राजकुमारी के ठीक पास ही था। उसकी विजय तो बस राजकुमारी को गिराने में थी। राजा के आदेश अनुसार दौड़ शुरू हुई। अभी कोई 20 योजन ही घोड़े दौड़े थे कि अचानक उस सैनिक ने अपनी योजना कामयाब कर दी। दौड़ते हुए घोड़े को राजकुमारी के घोड़े से टक्कर मारी और घोड़े के साथ राजकुमारी भी धड़ाम से मुंह के बल मैदान में गिर गई। सारे घुड़सवार आगे निकल गए और सबसे आगे वीरप्पा था। किसी को शक ना हो इसके लिए वो सैनिक भी वहीं गिर गया और चोट लगने जैसा बहाना बनाने लगा। इस तरह रोने लगा जैसे कि उसको सचमुच दर्द हो रहा हो। उधर राजकुमारी को गिरता देख रानी खड़ी हो गई, लेकिन राजा की इशारे पर वहीं रुकी रही और वापस बैठ गई। चक्रधर सैनिकों की सहायता से राजकुमारी को शिविर में लाए और देखा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन राजकुमारी को तो गहरी चोट पहुंची थी, उसका कोई इलाज नहीं था। वैद्य जी आए और देखा तो कहीं ज्यादा चोट नहीं थी। राजकुमारी को तो हृदय पर चोट पहुंची थी। चक्रधर, उस सैनिक को पेश करो। सैनिक को लाया गया जो दर्द का झूठा बहाना कर रहा था। चक्रधर, ये क्या किया तुमने? मूर्ख, अगर घुड़सवारी नहीं आती थी तो मैदान में उतरे ही क्यों? क्षमा करें सेनापति महोदय, मैं लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ने के चक्कर में राजकुमारी से टक्कर मार गया। तुम्हें पता भी है कितना बड़ा अन्याय किया है तुमने। सैनिक, हुजूर सजा का हकदार हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।
राजा, कोई बात नहीं सेनापति जी, आप इतने क्रोधित न हों। अक्सर ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है, इसमें सैनिक का कोई कसूर नहीं है। अपना जौहर दिखाने की हर किसी को आज़ादी है, और उस प्रयास में अगर चूक भी हो जाए तो यह कोई अपराध नहीं है। सैनिक, महाराज की जय हो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था हुजूर, माफ कीजिए, ये अचानक से हो गया। राजा, जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चक्रधर, लेकिन महाराज राजकुमारी तो निराश हो गई ना, आपने इसे बिना सजा के ही छोड़ रहे हैं। राजा, सेनापति जी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब अगर इसको सजा भी देंगे तो क्या राजकुमारी वो दौड़ जीत जाएगी? और वैसे भी हमें राजकुमारी पर आज फक्र है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे राज्य का भविष्य उत्तम होगा। राजकुमारी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? चंद्रावती, जी पिताजी नहीं, बस एक मलाल रह गया। राजा, क्या? चंद्रावती, भले ही हार जाती लेकिन दौड़ तो पूरी करती मैं, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता। बीच में ही गिरना मेरे आत्मबल को झटका है। राजा, ऐसे विचारों को दूर करो पुत्री, अभी आपका पहला मौका है, आगे और भी बहुत समय है आपके पास। आप बस और अच्छे से प्रयास करते रहो। आपकी पहली कोशिश ने झंडे गाड़ दिए हैं। तभी नगाड़ा बजा और घोषणा हुई कि वीरप्पा ने सबसे पहले विजय रेखा को पार किया। चक्रधर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन राजा के चेहरे पर गर्व के ही भाव थे। राजा ने जाकर वीरप्पा को बधाई दी। वीरप्पा की जीत से वैभवराज खुश थे। उन्होंने दूसरे दिन राजदरबार में वीरप्पा को सम्मानित किया गया। राजदरबार का दृश्य। सामने ऊंचे सिंहासन पर राजा और रानी विराजमान हैं। दरबारी पंडित विशंभर और सेनापति चक्रधर भी पास के सिंहासनों पर विराजमान हैं। दासियां चमर ढुला रही हैं। कुछ देर मंत्रिमंडल में मंत्रणा हुई। वैभवराज और चक्रधर के बीच काफी चर्चा हुई। निर्णय करना था कि वीरप्पा को किस तरह सम्मानित किया जाए। राजा, मंत्रीवर, प्रतियोगिता का परिणाम दराबर को बताओ। चक्रधर, राजन, हर वर्ष की भांति हमारे राज्य के वीर बहादुरों के बीच एक रोमांचित प्रतियोगिता का इस बार भी सफल आयोजन हुआ। राजकुमारी जी के साथ हुई घटना से मैं बहुत आहत हूँ और सेनापति होने के नाते एक सैन्य की गलती की माफी मैं राजकुमारी जी से मांगता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि राजादेशानुसार प्रतियोगिता के विजेता को सम्मानित किया जाता है। जो योद्धा 3 बार लगातार विजयी होता है उसे राज्य में तृतीय स्थान पर विराजमान होने का सौभाग्य मिलता है, अर्थात सेनापति का पद दिया जाता है। और हमारे सेनानायक वीर बहादुर योद्धा श्रीमंत वीरप्पा लगातार 3 बार इस प्रतियोगिता के विजेता हैं। तभी एक मंत्री बोलता है, मंत्री, क्षमा करें महाराज, लेकिन आपका न्याय तर्क संगत नहीं लग रहा मुझे। राज्य की सुरक्षा का जिम्मा एक कुशल हाथों में होना आवश्यक है। वीरप्पा एक बहादुर योद्धा है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सेनापति महोदय, राजकुमारी जी ने निशानेबाजी में वीरप्पा की बराबरी की है। क्या आपको नहीं लगता कि राजकुमारी जी भी इसमें बराबर की हकदार है? चक्रधर, महोदय, आपके विचारों का इस दरबार में स्वागत है, लेकिन महाराज के आदेशानुसार ही मैं ये घोषणा कर रहा हूँ। मैं भी मानता हूँ कि राजकुमारी जी भी बराबर की हकदार हैं। मंत्री की इस बात पर वीरप्पा मन ही मन गुस्सा होता है, सोचता है कि चुप रहे वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन भरे दरबार में मन में गुस्सा करने के सिवा कोई चारा न था। तभी वैभवराज बोल पड़ते हैं, राजा, मंत्री महोदय, आपकी बात सही है, लेकिन न्याय तो करना ही है। आखिर वीरप्पा विजेता हैं तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। मंत्री, राजन, आपकी बातों से सहमत हूँ। वीरप्पा की बहादुरी पर भी मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि यदि राजकुमारी ना गिरती तो क्या परिणाम अलग नहीं हो सकता था? राजा, जी महोदय, जो भविष्य के गर्भ में रह गया उसकी चिंता क्यों करें? जो वर्तमान हमारे सामने है हमें उसका स्वागत सही तरीके से करना है। राजा की बात से वीरप्पा खुश होता है, लेकिन मन ही मन चक्रधर और मंत्री पर गुस्सा करता है। तभी दरबार में राजकुमारी चंद्रावती का प्रवेश होता है। सभी खड़े होकर राजकुमारी का स्वागत करते हैं। राजकुमारी, दरबार में उपस्थित सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। कहो मंत्रीवर, किस बात पर बहस चल रही है आज? चक्रधर, राजकुमारी जी, कल की प्रतियोगिता के विजेता को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन मंत्री महोदय कुछ अलग फरमा रहे हैं। राजकुमारी, कहो मंत्री जी, आपकी शंका क्या है? शायद मैं समाधान कर सकूं। मंत्री, जी राजकुमारी की मेरा कहना है कि वीरप्पा को सेनापति का पद देना अभी उचित नहीं है। नियमानुसार आपने भी निशाना सटीक लगाया था, और यदि दौड़ के बीच में आपके साथ वो घटना न घटी होती तो शायद परिणाम कुछ और होता। राजकुमारी, जी मंत्री महोदय, पहली बात तो ये है कि इस दरबार में विराजमान सभी मेरे लिए आदरणीय हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, पिताश्री के सामने दरबार में बोलना भी उचित नहीं है, लेकिन यदि किसी बहस में मेरा नाम शामिल है तो मैं बोलना उचित समझती हूँ। सेनानायक वीरप्पा महोदय, मेरे बड़े भाई के सम्मान है, उनकी बहादुरी पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
उन्होंने प्रतियोगिता में विजय हासिल करके अपनी बहादुरी और कुशलता का अनुपम परिचय दिया है। वो सम्मान के हकदार हैं। राज दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरप्पा भी खुश हो गया। लेकिन तभी मंत्री जी फिर बोल पड़े। मंत्री, लेकिन मेरे कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि यदि राजकुमारी और बीरप्पा के मध्य फिर से दौड़ करवाई जाए और उसके बाद विजेता को सम्मानित किया जाए तो बेहतर होगा। मंत्री जी की इस बात पर समस्त दरबार में कानाफूसी मचने लगी और राजा समेत सभी मंत्री और सेनापति भी चौंक गए। लेकिन दरबारी पंडित विशंभर, जो अब तक चुप थे, वो बोल पड़े। विशंभर, मैं मंत्री महोदय की बात का समर्थन करता हूँ। बीरप्पा जी की बहादुरी की नहीं, लेकिन राजकुमारी के कौशल को देखने के लिए एक बार फिर मैदान में सिर्फ 2 ही योद्धा हों और फिर जो विजेता हो उसको सम्मानित किया जाए। चक्रधर, मैं मंत्री जी और पंडित जी की बात से सहमत हूँ। दरबार में एक के बाद एक हाथ खड़े होने लगे और मंत्री जी की बात को पूर्ण समर्थन मिल गया। इस बार राजा भी थोड़े डर गए कि बीरप्पा के साथ फिर से घुड़दौड़ में राजकुमारी को उतारना शायद बेवकूफ़ी है, लेकिन बराबर में इन सभी लोगों की बात को नकारना भी गलत है। तभी राजा ने चंद्रावती की ओर मुखातिब होकर पूछा, राजा, राजकुमारी चंद्रावती, आपको कुछ कहना है? राजकुमारी, जी राजन, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस समय पहले बीरप्पा का सम्मान हो, उन्हें सेनापति बनाया जाए, तत्पश्चात ये प्रतियोगिता आप चाहें तो पुनः करवा सकते हैं। बीरप्पा, क्षमा करें राजन, मैं अपनी बात बराबर में रखना चाहता हूँ। राजा, जी सेनानायक, अवश्य, बेझिझक रखिए। बीरप्पा, आदरणीय राजकुमारी जी और सभी मंत्रीगण एवं सेनापति महोदय, यदि इस प्रतियोगिता में जो हार गया उसको और जो जीतेगा उसको किस तरह का इनाम दिया जाएगा, क्या मैं बता सकता हूँ? राजा, अवश्य, बताइए। राजकुमारी जी, मैं चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को सेनापति और हारने वाले को 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाए। यदि ये दरबार मेरी शर्त माने तो मैं पुनः इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। चक्रधर, चौंक कर, क्या कह रहे हो बीरप्पा, ये संभव नहीं है। राजकुमारी, मुझे मंजूर है। राजकुमारी के इस जवाब पर पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। रानी तारामती तो डर गई और राजा की तरफ देखने लगी। सभी मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी राजकुमारी फिर बोली, लेकिन बीरप्पा जी, मेरी एक शर्त आपको भी माननी पड़ेगी। बीरप्पा, कैसी शर्त राजकुमारी जी? राजकुमारी, पहले आपको सेनापति पद लेना होगा, इसके बाद ये प्रतियोगिता होगी। बीरप्पा, जी राजकुमारी जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। राजकुमारी, तो तय हो गया कि आगे क्या होना है, लेकिन अभी वीर योद्धा बीरप्पा का सेनापति पद के लिए तिलक किया जाए। सारा दरबार मूक बनकर देख रहा था। किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, जैसे सभी का रक्त जम गया हो। राजा भी अब डर गया था कि कहीं राजकुमारी हार गई तो 1 वर्ष का अज्ञातवास देना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी स्वयं भरे दरबार में जब इस तरह स्वीकार कर लेती है तो बाकी कोई भी उसकी बात कैसे काटे। सम्मान बीरप्पा का तिलक किया गया और सेनापति पद पर विराजमान किया गया। दरबार में सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। रानी तारामती तो जड़ हो गई थी और चक्रधर भी शोक में थे। अगले दिन फिर मैदान में 2 घोड़े सजाए गए और निशानेबाजी के लिए भी राजध्वज को मैदान के दूसरे छोर पर लगाया गया। मुनादी करवाई गई। मैदान के चारों तरफ प्रजा भी उत्साहित होकर इस अनोखी स्पर्धा को देखने लगी। चक्रधर समेत सभी मंत्रियों के पसीने छूट रहे थे। राजा के मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। आखिर वो वक्त आया जब एक अहम फैसला मैदान के बीच में होना था। एक अनुभवी और पारंगत योद्धा और एक नादान 15 वर्षीय बाला, जिसको अभी शास्त्र और शस्त्र में फर्क ही नहीं पता था। रथ पर सवार महाराज और रानी आए, मंत्रीगण आए और विद्वान आए। प्रातःकाल का समय था। सूर्य अपनी किरणें प्रखर कर रहा था। पंछियों का कलरव गूंज रहा था। प्रजा ने करतल ध्वनि से महाराज का स्वागत किया। सभी मैदान के पास तय स्थान पर विराजमान हुए। उधर मैदान में एक तरफ कुशल योद्धा बीरप्पा और दूसरी तरफ नवांकुरित नादान पुष्प सी चंद्रावती। दोनों जिरहा बख्तर पहने धनुष तीर लेकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर थे। उधर आज वैभवराज का हृदय जोरों से धड़क रहा था। रानी साहिबा तो जैसे कोई सपना देख रही हूं, बार बार महाराज का हाथ पकड़कर कहती, अब क्या होगा। सभी मंत्रियों के पसीने छूट रहे थे और सबसे ज्यादा बेहाल तो चक्रधर था। दाव पर सेनापति का पद और उससे भी बड़ी चिंता की चंद्रावती ने अब तक चक्रधर से ही सब कुछ सीखा था। सेनापति के पद पर अब बीरप्पा थे, लेकिन इस प्रतियोगिता के पूरा होने तक औपचारिक भर चक्रधर के पास ही था, इसलिए स्पर्धा की सारी जिम्मेदारी भी चक्रधर की थी। चक्रधर ने मैदान के चारों तरफ विश्वासी सैनिकों का जाल सा बिछा दिया ताकि बीरप्पा कोई चालाकी न कर सके। इस तरह का बंदोबस्त देकर बीरप्पा भी आश्चर्यचकित था। बीरप्पा था तो कुशल योद्धा, लेकिन वो कपटी भी था, घमंडी था और लालच भरा हुआ था। पद को पाने की होड़ में उसने एक राजकुमारी की साख को भी दाव पर लगा दिया। रानी तारामती ने वैभवराज का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, सुनिए तारामती,
सुनिए, आप राजकुमारी को समझाइए, वो आपकी बात मानेगी। राजा, क्या समझाऊं रानी साहिबा? तारामती, वो नादान है, उसमें जोश है, जोश में होश खोकर उसने ये फैसला लिया है। ये कतई हमारे लिए उचित नहीं है। राजा, रानी साहिबा, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि राजकुमारी मेरा गौरव है, मेरा स्वाभिमान है। रानी, महाराज मुझे पता है, लेकिन बीरप्पा एक कुशल योद्धा है, आप समझते क्यों नहीं? राजा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? राजकुमारी ने पूरे दरबार के सामने ये चुनौती स्वीकार की है, और हम क्षत्रिय कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। अब जो भी हो देखा जाएगा। रानी, महारानी, आप तनिक सोचना बंद करें, मुझे आपसे ज्यादा चिंता है, लेकिन मुझे यकीन है कि राजकुमारी चंद्रावती कभी भी हम पर या राज्य पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पुत्री जन्मी है जो इस वय में भी मैदान में कमर कसकर खड़ी है। वैभवराज के स्वाभिमान के आगे रानी की नहीं चली, और राजकुमारी भी तो पीछे हटना नहीं चाहती थी। मैदान में बिगुल बजने से पहले चंद्रावती बीरप्पा के पास आई और बोली, राजकुमारी महोदय, आप मेरे लिए और राज्य के लिए अब तक गौरव थे, लेकिन 2 दिन पहले स्पर्धा के दौरान आपकी नीच हरकत ने इस राज्य के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। आपको छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए था। आप में हिम्मत है तो खुले मैदान में चुनौती दीजिए। हार और जीत मायने नहीं रखती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि मैं आपसे हार जाऊं तो, लेकिन मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। बीरप्पा चौंक कर, जी राजकुमारी जी, आप ये क्या कह रही हो? मैंने कब छल किया? राजकुमारी बीरप्पा के कान के पास जाकर, आपने जिस सैनिक को हमारा घोड़ा गिराने का काम दिया था वो अब मेरी कैद में है। आप क्या समझते हैं मैं बच्ची हूं? इतना तो मुझे भी आता है महोदय। बीरप्पा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, सर से आसमान की छत गायब हो गई, हृदय गति अत्यंत तीव्र हो गई। खुली हवा में भी बीरप्पा पसीने पसीने हो गया, पूरा शरीर कांपने लगा। बीरप्पा, राजकुमारी जी, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, या वो सैनिक झूठ बोल रहा होगा आपसे इनाम पाने के लालच में। मैं कभी इस राज्य का अहित नहीं कर सकता हूँ। राजकुमारी, बीरप्पा जी, अब आप सफाई देनी बंद करें। आपके कांपते शरीर और माथे से टपकते पसीने ने बिना कहे ही सब बयान कर दिया है। अब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। वीरप्पा की जबान तालू से चिपक गई थी, कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। दरअसल राजकुमारी को उसी दिन शक हो गया था जब वो मैदान में गिरी थी। राजकुमारी ने उस सैनिक को अकेले में बुलाया और पूछा। डर के मारे सैनिक ने सब कुछ सच बता दिया। तब राजकुमारी ने ये योजना बनाई और जानबूझकर इस स्पर्धा को दोबारा करवाया, ताकि वीरप्पा को उचित सबक दे सके, और वो भी बिना किसी को हकीकत बताए। वीरप्पा अब लक्ष्य से विचलित हो गया था। यही राजकुमारी की योजना थी। छल की पोल बीच मैदान में खुलने से वीरप्पा भयभीत हो गया था। अब वो अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि ये सोच रहा था कि आगे क्या होगा। बिगुल बजा और दोनों योद्धाओं ने प्रत्यंचा चढ़ाई। सामने राजध्वज था। राजकुमारी का ध्यान लक्ष्य पर था, लेकिन वीरप्पा के मस्तिष्क में कभी वो सैनिक था तो कभी राजकुमारी और कभी राज्य का दंड विधान। इस विचार से विचलित और भयभीत वीरप्पा ने जैसे ही प्रत्यंचा छोड़ी, तीर अपने लक्ष्य से 4 योजन दूर मिट्टी में जाकर इस तरह गिरा जैसे हाथी के ऊपर सवारी कर रहा वीरप्पा धड़ाम से गिर गया हो, और हड्डी की जगह अब वीरप्पा का भविष्य टूट गया। दूसरी तरफ चंद्रावती का तीर सटीक निशाने पर लगा और प्रजा ने करतल ध्वनि की। उधर राजा और रानी भी खड़े होकर करतल ध्वनि कर रहे थे। चक्रधर और विशंभर तो जैसे नाचने ही लगे थे। अपनी हार से ज्यादा सजा से भयभीत वीरप्पा बिना स्पर्धा पूरी किए ही मैदान से भागने लगा, लेकिन अनुभवी चक्रधर के सैनिक जाल को भेद नहीं सका और पकड़ा गया। बिना बताए ही अब समस्त प्रजा और राज दरबार के सभी लोग समझ गए थे कि आखिर उस दिन स्पर्धा में राजकुमारी के साथ क्या हुआ था।